दिस इज सोनू सर और मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ अपने इस YouTube चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस पे। और देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे प्रोनाउन के बारे में, तो प्रोनाउन का सारा पार्ट्स मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर दिया हूँ। और आज जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। जी हाँ, टॉपिक का नाम क्या है? सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं। सेंटेंस एक वह पार्ट है इंग्लिश का, एक वह भाग है इंग्लिश का जिसके बिना पूरा इंग्लिश अधूरा है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो हर वक्त हर समय आपको सेंटेंस वर्ड का यूज करना पड़ता होगा, सेंटेंस। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते हैं, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। आज मैं उन सारे चीजों के बारे में आपको इसी वीडियो में पूर्ण रूप से अध्ययन करवाऊंगा। अतः आप मेरे इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और शुरू से अंत तक देखें। और आज आप लोग सीखेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, सेंटेंस के कितने भेद हैं। तो चलिए, सेंटेंस का मतलब क्या है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या है? वाक्य। देखिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं और इस बार भी कर रहा हूं, अगर आप लोग कॉपी कलम नहीं निकाले हुए हैं तो आपको मेरा वीडियो देखना व्यर्थ है। आप कॉपी कलम निकाल लीजिए ताकि मैं जो भी स्टार पॉइंट या नोट पॉइंट की जो मैं चर्चा करूं उसे आप फटाक से कॉपी पर लिख लें, ताकि इन फ्यूचर आपको बहुत वो काम आ सके। तो देखिए, सेंटेंस आखिरकार ये सेंटेंस है क्या, तो मैं इसकी चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले से चर्चा करना चाहूंगा, जब अंग्रेजी का निर्माण हुआ था वहां से। जैसे कि इंग्लिश का जब निर्माण हुआ था, जब इंग्लिश बना था, तो इंग्लिश में सबसे पहले बन करके आया था लेटर। सबसे पहले क्या आ गया था? लेटर। सबसे पहले जो बन करके आया था वो था इंग्लिश में लेटर। क्या था? लेटर सबसे पहले बन के आया। सबसे पहले इंग्लिश में जो बन करके आया था वो क्या था? लेटर, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ABCD, ये सब क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर। तो ये लेटर मतलब जो अक्षर जो बन के आया ABCD में, अर्थात कहने का मतलब इंग्लिश में जो ABCD इस तरह से जो 26 लेटर आए थे, ये क्या है? तो आप इसके बारे में आप स्टार पॉइंट करके लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट of English. The smallest unit of English is called letter. Is called letter. जी हाँ, अगर आपको लेटर की कोई बात करे कि अक्षर क्या है, मैं सेंटेंस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले सेंटेंस का निर्माण कैसे हुआ है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद मैं पढ़ूंगा सेंटेंस क्या है, इसके कितने भाग हैं, इसके कितने भेद हैं। मैं तमाम बातों का चर्चा इसी वीडियो में करूंगा, लेकिन मैं जो भी चीज की चर्चा करूंगा पूर्ण रूप से एकदम जीरो से करूंगा। क्योंकि देखिए, कल एक लड़का हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट से जुड़ा था और वो अपना नाम लिखे बताए कि सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं बिहार के छपरा से हूं और मैं आपका सारा वीडियो देखता हूं, लेकिन सर हमें कंफ्यूजन है कि सर इंग्लिश कहां से पढ़ें। तो हम उन्हें बताए कि देखिए, आप मेरे वीडियो पर जाइए और एकदम शुरू से आप वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए शुरू से मैं वीडियो को बता रहा हूं और वहां से यदि आप मेरे सारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। जी हाँ, और अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं इंग्लिश में, जो सेंटेंस, जिस टॉपिक की मैं चर्चा कर रहा हूं सेंटेंस, ये हर एक, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर वो 4th क्लास के भी स्टूडेंट हैं तो उन्हें भी सेंटेंस पढ़ना है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी सेंटेंस पढ़ना है। जी हाँ, तो ये मैं बताने वाला हूं। कल के वीडियो मैं लाने वाला हूं सिलेबस पर। जी हाँ, फुल्ली बेस्ड ऑन BSCB पैटर्न फॉर 11th and 12th क्लास।
11th एंड 12th क्लास के जो बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है, मैं उस पर सिलेबस और पैटर्न की चर्चा कल के वीडियो में करूंगा। लेकिन फिलहाल आज मैं बता रहा हूं सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस का निर्माण कैसे हुआ, आखिर सेंटेंस का डिफिनेशन कैसे आया, उसके पहले कौन कौन से ड्रामा हुआ, मैं उन सभी बातों का चर्चा, उन सभी पॉइंट्स की चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले जब इंग्लिश आया तो उसमें क्या आया, लेटर। सबसे पहले क्या आया, लेटर, अक्षर आया। अक्षर में कहा गया कि भाई अक्षर किसे कहा जाएगा, व्हाट इज लेटर। तो डिफिनेशन दिया गया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। अंग्रेजी की सबसे न्यूनतम इकाई को, अंग्रेजी के सबसे न्यूनतम इकाई को लेटर कहा जाता है। और आप देख सकते हैं ए बी सी डी इस तरह जो भी है, इनसे छोटा आपको इंग्लिश में कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे छोटा इकाई इंग्लिश का यही होता है। कोई भी आप एक वर्ड उठाइए, कोई भी आप एक सेंटेंस उठा करके उसे आप ब्रेक कीजिए और लास्ट में जो बच जाएगा वही लेटर होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम लेते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, आप इसको तोड़िए, आप इसे तोड़िए, तो इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो इस प्रकार से ये ब्रेक हो जाएगा। यहां पे आपको टूट के आएगा राम, सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट इज, थर्ड पार्ट ए, फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा गुड, और फिफ्थ पार्ट में हो जाएगा क्या, बॉय, इस तरह से। लेकिन क्या अभी राम और टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? देखिए आएगा उधर से राम बाबू आएगा हथौड़ी लेकर के और कहेगा कि मैं इसको भी और तोड़ूंगा, तोड़ेगा तो इसको तोड़ के ले आएगा RAM, अर्थात दो हथौड़ी मारा तो 3 गो लेटर निकल गया, एक हथौड़ी मारेगा तो एक I निकलेगा, एक S निकलेगा, इस तरह से निकलेगा लेटर। यहां पर ए तो सिंगल है, यहां पर जी निकलेगा, जब जी निकलेगा डबल ओ निकलेगा और डी इस तरह से निकलेगा, और बी निकलेगा, ओ निकलेगा और वाई। इसके बाद यदि आप तोड़ना चाहे तो क्या आर को आप तोड़ सकते हैं? जी नहीं। ए को तोड़ सकते हैं? जी नहीं। तो जो ये सब जो बचा हुआ जो एक एक पार्ट में जो आया, ये सारा जो है वो क्या है, लेटर है। और आप देख सकते हैं हम छोटा करते 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 यहां तक पहुंचे, लेकिन इसके बाद कोई छोटा रूप नहीं है। तो इसीलिए डिफिनेशन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश दैट इज कॉल्ड लेटर, अर्थात अंग्रेजी के सबसे न्यूनतम इकाई को लेटर कहा जाता है। इससे छोटा इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। अगर कोई आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि अंग्रेजी की सबसे छोटा इकाई क्या है, तो आप कहिएगा लेटर है। क्या है? लेटर, क्योंकि लेटर से छोटा कुछ नहीं है, समझे। तो लेटर का जब निर्माण हो गया 26 लेटर का, तो आपको तो पता ही होगा कि लोगों को बैठे बैठे मन नहीं लगता है, कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं। तो लेटर के बाद, जी हाँ, लेटर के बाद जो बना वो बना वर्ड। क्या बना? वर्ड। लेटर के बाद निर्माण हुआ वर्ड का। जैसे लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर, और वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो जब लेटर का जब निर्माण हो गया था, उसके बाद लोगों ने निर्माण करने लगे, किसका निर्माण करने लगे? वर्ड का। अब डिफिनेशन मांगा गया कि भाई वर्ड किसे कहेंगे। लेटर तो आप समझा दिए कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर, अंग्रेजी की सबसे न्यूनतम इकाई को लेटर कहेंगे। तो चलिए बात तो हम समझ गए, लेकिन अब वर्ड किसे कहेंगे? जी हाँ, तो वर्ड के लिए डिफिनेशन आया ए लेटर। जी हाँ, वर्ड के लिए क्या आया? वर्ड अगर आपसे पूछता है कि वर्ड क्या है, तो आया डिफिनेशन कि ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स ए complete sense is called word। जी हाँ, शब्द का डिफिनेशन क्या आया? ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट gives ए complete sense is called word। अक्षर या अक्षरों का वैसा समूह। जी हाँ, अक्षर मतलब एक अक्षर, और अक्षरों का मतलब हो गया आपका 2 या 2 से अधिक अक्षर। जी हाँ, तो एक लेटर या एक से अनेक मतलब कि 2 या 2 से अनेक लेटर अगर आपस में मिलते हैं और मिल करके
एक सही अर्थ, कंप्लीट सेंस देंगे, मतलब एक पूर्ण अर्थ देंगे, तो उसी को कहा जाएगा वर्ड, उसे कहा जाएगा शब्द। जैसे आप देख लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल में कहते हैं ए, तो ए का मतलब एक अर्थ होता है ए मीन्स एक। जी हाँ, तो ए लेटर भी हम कह सकते हैं और ए को वर्ड भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वर्ड 2 लेटर से ही बनेगा या 2 से अधिक से, एक लेटर का भी वर्ड होता है, ये बात आप याद रखिएगा। क्योंकि लेटर मतलब अक्षर या अक्षरों का वैसा समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करे, उसे हम कहेंगे वर्ड। इस तरह से ए मतलब एक, आई मतलब मैं, लेकिन यू, अगर आप कहें सर ए मतलब तो एक वर्ड हो गया, आई भी एक वर्ड हो गया, तो यू भी एक वर्ड है। जी नहीं, यू मतलब कुछ नहीं होता है, वाई यू मतलब तुम होता है, समझे? तो इस तरह से ये भी एक वर्ड है। तो वर्ड का डिफिनेशन समझ में आ गया आप लोगों को कि लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, ये बात तो समझ में आ गया। लेटर किसे कहते हैं, तो अंग्रेजी के सबसे न्यूनतम इकाई को लेटर कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं, तो जब लेटर या लेटर के समूह आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक सार्थक अर्थ देते हैं, एक सही अर्थ देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, वर्ड कहते हैं। और इस प्रकार से जो वर्ड के बाद जो निर्माण हुआ, वर्ड के बाद, तो वर्ड के बाद निर्माण हुआ था किसका, सेंटेंस का। किसका, सेंटेंस का। अर्थात वर्ड में आप क्या सुने, वर्ड का डिफिनेशन देखिए, तो वर्ड का डिफिनेशन क्या है, ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब अक्षर या अक्षरों का वैसा समूह जो आपस में जुड़े और सही अर्थ दे। अगर अर्थ नहीं देगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। भले वो ग्रुप, जैसे अगर मान लीजिए कि हम कह देते हैं ACB, ACB देखिए तो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ लेटर, 1 2 3 लेटर जुटा है, लेकिन क्या ACB का कोई अर्थ है, नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपको वर्ड होने के लिए 2 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला एक ग्रुप ऑफ लेटर्स और दूसरा कंप्लीट सेंस। यदि ये दोनों में से कुछ अगर हट गया तो समझिए कि वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ये बात आप लोग माइंड में सेट कीजिए। और इस तरह से जो फाइनली जो आया, अर्थात लेटर और वर्ड के बाद जो लोगों ने निर्माण किया, वो था क्या, सेंटेंस। वो क्या था, सेंटेंस। क्योंकि देखिए दुनिया परिवर्तन का नाम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि जब तक के कुछ न कुछ नया ना आ जाए, तब तक के पुराना चीजों को छोड़ने का मन नहीं करता है। जैसे आप देखते होंगे हमारे पूर्वज जो थे, सबसे प्रथम में तो लोग यहाँ पे धोती पहनते थे, धोती के बाद लुंगी का यूज किए, उसके बाद पैंट आया, जींस आया, 2 पीस आया, 3 पीस आया। अब ना जाने दुनिया में भी कौन कौन से पीस आने के लिए बाकी हैं, है कि नहीं। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो देखिए यहाँ पर लेटर के बाद क्या आया, वर्ड, और वर्ड के बाद क्या आया, सेंटेंस। वर्ड के बाद क्या आया, सेंटेंस। तो सेंटेंस का डिफिनेशन क्या आया, सेंटेंस का डिफिनेशन देखिए ध्यान से। मैं अब सेंटेंस समझाने जा रहा हूं। सेंटेंस, सेंटेंस जो आपको हेडिंग दिया हूं, वाक्य। तो सेंटेंस का डिफिनेशन शुरुआती में क्या आया था, ध्यान सुनिएगा। ट्रेडिशनल डिफिनेशन दे रहा हूं, अर्थात आपका जो शुरुआती डिफिनेशन आया था सेंटेंस का, जो ट्रेडिशनल था, अर्थात जो परंपरागत अंग्रेजी व्याकरण सेंटेंस को जो डिफाइन किया है, कहता क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that makes a complete sense is called sentence। जी हाँ, ये जो डिफिनेशन जो आप देख रहे हैं, सेंटेंस का जो डिफिनेशन आपको देखने को मिल रहा है अभी बोर्ड पर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये सेंटेंस का डिफिनेशन बहुत पहले आया था, मतलब शुरुआती में जब सेंटेंस को डिफाइन किया गया, सेंटेंस को जब परिभाषित किया गया, तो लोगों ने ये सेंटेंस का डिफिनेशन दिए थे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों के वैसा समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको कोई पूछेगा तो आप कहते हैं आई एम ए गुड बॉय।
तो यह एक क्या है, सेंटेंस है। यह एक क्या है, सेंटेंस है। तो आई एम ए गुड बॉय। तो इस तरह से लेटर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, लेकिन ये क्या है, ट्रेडिशनल डिफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का मॉडर्न डिफिनेशन कि अभी नवीनतम इसका डिफिनेशन क्या चल रहा है, कौन सा डिफिनेशन ज्यादा प्रभावी है। चलिए मैं सेंटेंस की शुरुआत अब मॉडर्न तरीके से करने जा रहा हूं और मैं एक एक पॉइंट की चर्चा, एक एक नोट पॉइंट की चर्चा मैं करूंगा। ये था आपको सेंटेंस पढ़ाने से पहले सेंटेंस के निर्माण तक का बेसिक पॉइंट कि सेंटेंस का निर्माण कैसे हुआ। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम लेटर, लेटर के बाद आया वर्ड और वर्ड के बाद आया है सेंटेंस। पहले लेटर तो वर्ड तो फिर सेंटेंस, और ये था सेंटेंस का ओल्ड डिफिनेशन। चलिए हम लोग न्यू डिफिनेशन को सीखते हैं। जी हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेंटेंस, तो देखिए बोलिएगा सेंटेंस के बारे में अगर कहता है तो सेंटेंस, अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज सेंटेंस, तो आप लोग सेंटेंस का जो वो डिफिनेशन याद किए हुए हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, वो सही है। या फिर आप कह सकते हैं कि सेंटेंस, द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स put together in the certain order, in the certain order that gives complete sense is called sentence, is called sentence। या आप कह सकते हैं in the certain order giving complete sense, that gives की जगह पे आप कह सकते हैं, इसकी जो आप देख रहे हैं कि that gives जो हम लिखे हैं, आप इसके जगह पे आप कह सकते हैं गिविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जी हाँ, तो इस तरह से आप न्यू डिफिनेशन को याद रखिएगा। द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स put together in the certain order that gives or giving complete sense is called sentence। जी हाँ, शब्द क्या थी, वाक्य क्या होते हैं, तो शब्दों के वैसे समूह जो एक वास्तविक क्रमित रूप से सजा हुआ रहे और वह एक सार्थक अर्थ भी दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो बोल सकता हूं ही इज ए गुड बॉय, तो यह एक क्या है, सेंटेंस है। यह एक क्या है, सेंटेंस। तो मैं सेंटेंस के पार्ट्स की चर्चा तो मैं करूंगा ही, सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं और कितने काइंड्स हैं, लेकिन इससे पहले मैं दो नोट पॉइंट की चर्चा करूंगा। जी हाँ, किस पॉइंट की चर्चा करूंगा, दो नोट पॉइंट की। तो आप लोग नोट पॉइंट 1 आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपसे नोट पॉइंट, आप देखिए यहाँ पे कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट की मैं चर्चा कर रहा हूं। नोट पॉइंट 1 क्या है, जिस प्रकार से आप लोग नोट पॉइंट 1 को नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। नोट पॉइंट 1 है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज लेटर, या आप ऐसे कह सकते हैं लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। इसे आप लिख लीजिए, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। लेटर अंग्रेजी के सबसे न्यूनतम इकाई होता है। ये था नोट पॉइंट 1। और नोट पॉइंट 2 में याद रखेगा, सेंटेंस, सेंटेंस इज द बिगेस्ट, सेंटेंस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। अगर अंग्रेजी की सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो सबसे बड़ी इकाई सेंटेंस भी होता है। इंग्लिश में सबसे बड़ी इकाई सेंटेंस होता है और सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। तो लेटर और सेंटेंस में ही डिफरेंस है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड सेंटेंस,
then you can say about letter and sentence that what is difference between letter and sentence. You can say this: letter is the smallest unit of English, and you can say also sentence is the biggest unit of English. Mind it and keep it in your mind for always. आप आगे देखिएगा तो नोट पॉइंट 1 में मैं चर्चा किया हूं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, और मैं नोट पॉइंट 2 में मैं चर्चा किया हूं सेंटेंस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। ये 2 पॉइंट को आप माइंड में सेट रखिएगा। चलिए अब मैं चर्चा करता हूं सेंटेंस के पार्ट्स का। तो ये था सेंटेंस का डिफिनेशन। अगर कोई तुमसे पूछता है कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो दुनिया के जितने भी प्रकार के सेंटेंस हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो, दुनिया के समस्त प्रकार के सेंटेंस को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। अर्थात आप याद रख सकते हैं देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस का 2 भाग होता है। एक सेंटेंस का 2 भाग होता है, अर्थात सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और यदि आपको सेंटेंस जांच करनी हो कि सेंटेंस है कि नहीं, तो 2 चीज आप जांच कीजिएगा। जी हाँ, अगर आपको जांच करना है कि सेंटेंस है कि नहीं, तो 2 चीज जांच करना है। पहला तो आपको जांच करना है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं। यदि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और फिर देखिएगा कि कंप्लीट सेंस है कि नहीं। अगर ये दोनों फॉलो कर लेता है तो वो सेंटेंस कहला जाएगा, वह सेंटेंस हो जाएगा। यदि इसमें से एक को भी अगर वो फॉलो नहीं कर पाता है, तो याद रखिएगा कि वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना रह करके सिंगल वर्ड भी सेंटेंस होता है। जैसे इंपरेटिव का देखिएगा, केवल गो, तो गो एक सेंटेंस है। गो जिसमें यू सब्जेक्ट हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। गो का मतलब होता है यू गो, कम का मतलब यू कम, समझे। तो इस तरह से मैं आगे चर्चा करूंगा कि क्यों ऐसा होता है, जब मैं सेंटेंस की काइंड्स बताऊंगा। सेंटेंस का क्या बताऊंगा? काइंड्स। लेकिन फिलहाल आप लोग याद रखिएगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेंस ये दोनों रहेगा तो हो जाएगा सेंटेंस। क्या हो जाएगा? सेंटेंस। तो यहां पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं सेंटेंस के पार्ट्स का। जैसा कि सेंटेंस का डेफिनेशन आया, सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप लोग सेंटेंस के डेफिनेशन को देख लिए हैं। और अब मैं चर्चा करने वाला हूं सेंटेंस के पार्ट्स का। तो सेंटेंस के जो सेंटेंस है उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, तो सेंटेंस को 2 वर्गों में बांटा गया है। सेंटेंस में 2 चीज होते हैं, जिसमें एक होता है जिसका नाम है सब्जेक्ट। ये क्या होता है? सब्जेक्ट। और एक होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। तो एक प्रेडिकेट होता है और एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम लोग उद्देश्य बोलते हैं और सब प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में अगर कहा जाए तो उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। और इसको बोलते हैं विधेय। तो इस तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, किसी भी प्रकार का अगर सेंटेंस है तो उसमें ये 2 चीज जरूर रहेगा। ये 2 चीज से बनकर के ही, माने 2 चीज मिलकर ही सेंटेंस का निर्माण करता है। जैसे शास्त्र कहता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्व से बना है। कितने तत्व से? 5 तत्व से, जिसे हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि छिद्र, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि 5, जैसे कि 5 तत्व मिलके हमारे शरीर का निर्माण किया है, ठीक उसी तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मिल करके सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जी हाँ, सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं और एक प्रेडिकेट होता है। तो बात करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? चलिए तो याद रखिएगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, कहेंगे द सब्जेक्ट कंसिस्ट। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो बोलेंगे द सब्जेक्ट कंसिस्ट
ऑफ ए वर्ड और वर्ड्स about something is said. The subject consists of a word or words about something is said. अर्थात सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात की जाए तो याद रखिए कि सब्जेक्ट उस शब्द को कहते हैं, उस शब्द को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं जिसे कुछ कहा जाए, जिससे कुछ कहा जाए। मतलब कहने का मतलब होता है कि वाक्य में जो डूअर पर्सन हो, डूअर, देखिए डू का मतलब होता है करना। जैसे आप जानते हैं राइट, राइट मतलब लिखना, राइट मतलब लिखना। आप कह सकते हैं इसमें डिफिनेशन अगर आपको बोला जाए तो आप ऐसे नहीं याद होता है तो आप कह सकते हैं कि द डूअर वर्ड ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जी हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं, द डूअर वर्ड ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य के, देखिएगा वाक्य में जो होगा तो वाक्य में जो कार्य करने वाला शब्द होगा, वाक्य में जो कार्य करने वाला शब्द होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे टीच का मतलब होता है पढ़ाना और टीचर का मतलब पढ़ाने वाला, राइट का मतलब लिखना, राइटर का मतलब लिखने वाला, रीड का मतलब पढ़ना, रीडर का मतलब पढ़ने वाला। तो इसी तरह से डू का मतलब होता है करना और डूअर मतलब करने वाला, डूअर मतलब करने वाला। जो वाक्य में जिस शब्द से पता चले कि यही वाक्य में कार्य को करता है, यही वाक्य में कार्य को करता है, अर्थात वाक्य में काम को करने वाला यही वर्ड है। तो जिस वर्ड से पता चलेगा कि ये वर्ड कार्य को करने वाला है उस वर्ड को हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट। क्या कह देंगे? सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। जी हाँ, इसमें आप लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट पॉइंट 1 में सब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन या प्रोनाउन शामिल होते हैं। नोट पॉइंट याद रखेगा, सब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन या प्रोनाउन शामिल होते हैं। नोट पॉइंट 2 याद रखिएगा, इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू, अंत या बीच में आ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ना होकर के किसी और भी वर्ड से हो सकती है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब से हो सकती है, क्वेश्चन वर्ड से हो सकती है, इस तरह से। तो सब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में भी आ सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। लेकिन डिफिनेशन वही रहेगा, कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट होगा, कार्य को करने वाला ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो नोट पॉइंट 2 और नोट पॉइंट ये 2 था आपका कि सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के शुरू में, बीच में या अंत में। इसी तरह से नोट पॉइंट 3 याद रखिएगा, नोट पॉइंट 3 क्या है? सब्जेक्ट एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड के हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट में एक ही वर्ड रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि राम, तो केवल राम ही सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम कह देंगे दीज पेन्स, तो क्या केवल दीज सब्जेक्ट है? नहीं, दीज पेन्स ये पूरा सब्जेक्ट होगा, समझे? अब मान लीजिए कहा होगा कि माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, समझे? तो माई द बेस्ट फ्रेंड कहना गलत हो जाएगा, माई बेस्ट फ्रेंड कहना ही सही होगा। तो अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या केवल माई या बेस्ट या फ्रेंड को बोलेंगे? नहीं, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट या तो एक वर्ड का हो सकता है, या 2 वर्ड का हो सकता है, या 3 वर्ड का हो सकता है, या इससे भी ज्यादा वर्ड का सब्जेक्ट हो सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सब्जेक्ट एक या एक से अनेक वर्ड के हो सकते हैं। तो ये था आपका सब्जेक्ट का डिफिनेशन, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और सब्जेक्ट के क्या गुण होता है। चलिए मैं चर्चा कर लेता हूं प्रेडिकेट का। जी हां, अगर प्रेडिकेट की बात की जाए
तो देखिएगा ध्यान से, कहेंगे कि द प्रेडिकेट कंसिस्ट, द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ, द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ what is said something, what is said something about the subject, about the subject। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज सेड समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो सेंटेंस का जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट, जो करने वाला, जो करता होता है, उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सारा का सारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जी हाँ, सेंटेंस दो पार्ट से बनता है, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से। जैसे एग्जांपल में अगर हम बोल देंगे कि राम रीड्स, राम रीड्स, इस तरह से मैं बोल दूंगा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। या फिर बोल देंगे कि यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारा का सारा क्या है? सेंटेंस है। और सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं। सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? केवल दो पार्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो आप लोग कहिए कि सर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वर्ब भी पढ़ते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस में वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, ये सब क्या है? तो वो सारी की चर्चा मैं करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि सेंटेंस में जो पार्ट होते हैं केवल दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट तो आप समझ गए कि जो कार्य को करने वाला होगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सेंटेंस के वर्ड होंगे आप ठेठ में याद रख सकते हैं, खाटे में एकदम याद रख सकते हैं कि सब्जेक्ट के अलावे जो भी सेंटेंस के वर्ड होंगे वो टोटल के टोटल वर्ड प्रेडिकेट होंगे। क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। तो इस तरह से देखिए यहां पर सब्जेक्ट तो हम पकड़ लिए, राम है तो ये प्रेडिकेट है। इस तरह से राम फिर सब्जेक्ट, तो इतना ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट। इस तरह से देखिए यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, तो इतना पूरा क्या है? प्रेडिकेट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट इधर है, बाकी क्या है? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में आप लोग नोट पॉइंट 1 राइट कीजिएगा, नोट पॉइंट 1 याद रखिएगा। प्रेडिकेट बिना वर्ब के नहीं आ सकता है। जी हाँ, प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत ही जरूरी है, इसमें वर्ब शामिल होता है। प्रेडिकेट में जो भी होगा उसमें वर्ब शामिल होगा, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट ये सब रहेगा, लेकिन उसमें वर्ब जरूर शामिल रहेगा। कौन शामिल रहेगा? वर्ब। जैसे रीड्स देखिए वर्ब है, बाकी कोई और वर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब शामिल होना जरूरी है। यहाँ देखिए इज ए गुड बॉय, तो इज देखिए वर्ब का काम कर रहा है, बाकी ये सब अदर वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझे? तो इस तरह से यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा प्रेडिकेट का नोट पॉइंट 1 में प्रेडिकेट में एक वर्ब शामिल जरूर होता है। नोट पॉइंट 2 में याद रखिएगा प्रेडिकेट एक या एक से अनेक वर्ड के हो सकते हैं। प्रेडिकेट जो होंगे एक या एक से अनेक वर्ड के हो सकते हैं। और नोट पॉइंट 3 याद रखिएगा प्रेडिकेट वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एवं कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी वर्डों से मिलकर के बना होता है। जी हाँ, प्रेडिकेट में ही रहता है वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बाकी सबने जो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। और इस तरह से और भी बना है एडजेक्टिव, ये सब जितने भी हैं ये सारे शामिल हो जाते हैं किसमें? प्रेडिकेट में आस करके। लेकिन जब एडजेक्टिव का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के साथ हो जाए तो वो एडजेक्टिव प्रेडिकेट नहीं सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आप पिछला एग्जांपल में दिए आपको माय फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड्स में माय एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन जो फ्रेंड्स के साथ आया है इसलिए माय फ्रेंड्स जो है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं चर्चा कर देता हूं थोड़ा सा इसी में ऑब्जेक्ट का। प्रेडिकेट का तो हो गया बात, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जी हाँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ए नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब is called
इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलिएगा ए नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अर्थात वैसे नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के तुरंत बाद आता हो उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर कह देगा कि राम टीचेज मी, तो यहां देखिए राम जो है सब्जेक्ट है, टीचेज जो है वो वर्ब है और मी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है, प्रोनाउन वर्ड है। इस तरह से अगर कोई कहता है आई हैव अ पेन, तो इसमें आई देखिए कि सब्जेक्ट है जो है वो वर्ब है और ये पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि नाउन वर्ड है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि नाउन या प्रोनाउन वर्ड, वैसे नाउन या प्रोनाउन वर्ड जो वर्ब के तुरंत बाद आए, वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन वर्ड आएंगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब आप लोग के माइंड में चल लगा होगा कि सर ये वर्ब क्या है, ये वर्ब क्या होता है। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिए, मेरे चैनल पे वर्ब का वीडियो डाला गया है, आप वहां से देख सकते हैं वर्ब क्या है। पूरे अच्छे तरह से वर्ब को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब के कितने पार्ट्स हैं, कितने काइंड्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट की संख्या जो 24 है उसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, एकदम शानदार ट्रिक दिया गया है। आप मेरे चैनल पे जाइए और चैनल पेज पर जाने के बाद मेरे वीडियो पर जाइए और वहां से आप जाकर के वर्ब का पूर्ण अध्ययन आप कर सकते हैं। समझे। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट की चर्चा इसलिए कर दिया हूं क्योंकि अब तक के मैं अपने वीडियो में ऑब्जेक्ट की चर्चा पहले नहीं किया था, इसलिए मैं यहां पे ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया हूं। ए नाउन और प्रोनाउन दैट comes after the verb is called object। अर्थात वैसे नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। साथ ही आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में ही आप याद रखिएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। There are two types of object। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो पहला जो है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, आप पहले इसे भी बोल सकते हैं और बाद में इसे कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर लिख दिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि अरे हम लोग याद किए थे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए 5 तक अगर आपको मान लीजिए काउंटिंग है तो आप 5 अगर मान लीजिए दर्शाना है तो किसी को भी पहले उठा सकते हैं। मान लीजिए 5 को आपके पास कोई भी चीज 5 को रखा गया है, उठाना है तो एक नंबर पे आप किसे भी उठा सकते हैं। उसी तरह से जब 2 है तो आप पहले डायरेक्ट लिखिए चाहे पहले इनडायरेक्ट लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिएगा आप लोगों को नरेशन पढ़ना है। नरेशन जिसे हम लोग स्पीच भी कहते हैं, नरेशन या जिसे हम लोग स्पीच के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन टॉपिक, तो नरेशन, जो शायद लोगों का मानना है कि बहुत ही टफ है, पर सोनू सर के दुनिया में कोई भी इंग्लिश का टॉपिक टफ नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको नरेशन डील करूंगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको नरेशन सिखा दूंगा। बिल्कुल एक ट्रिक पर आपको केवल कहना होगा पार्टी में जाओ तो सीटी बजाओ, पार्टी में जाओ तो सीटी बजाओ, मिस्टर सोनू सर के पास आकर तुम नरेशन बनाओ। जी हाँ, इस ट्रिक पर नरेशन समाप्त, पूरा नरेशन आपको इस ट्रिक पर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं यहां पर क्योंकि इसकी मेन रूप से, मुख्य रूप से जो जरूरत पड़ता है हम लोगों को वो पड़ता है वॉइस में। कहां पे, वॉइस।
जो हम लोग वॉइस बनाते हैं, तो वॉइस एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता दी जाती है। जो आपको पता होगा कि वॉइस के दो भेद होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट की ही प्राथमिकता होती है। और यदि आप मान लीजिए कि पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं और जब डबल ऑब्जेक्ट दिख जाता हो तो आप कंफ्यूज कर जाते होंगे कि दोनों को लिखे कि एक को लिखे। आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग वॉइस पहले पढ़े हैं तो आप जान लीजिए, अगर एक ही प्रकार के अगर ऑब्जेक्ट 3 या 3 से अनेक है तो सब उठा दीजिए। अर्थात अगर सब इनडायरेक्ट है तब पूरा उठ के आ जाएगा, सब डायरेक्ट है तब पूरा उठ के आ जाएगा। लेकिन जब एक वो इनडायरेक्ट है एक वो डायरेक्ट है तब पूरा नहीं उठेगा, केवल डायरेक्ट उठेगा या केवल इनडायरेक्ट उठेगा। और दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। आप लोग वॉइस भी बनाने में बहुत परेशान होते होंगे। जी हाँ, वॉइस बनाते होंगे तो बहुत सारा नियम, स्ट्रक्चर, टेंस वगैरह वगैरह बहुत कुछ रटते होंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस दिन मैं वॉइस आप लोगों को पढ़ा दूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, आप पूरा नियम, कॉन्सेप्ट और जो भी पहले से दिया गया स्ट्रक्चर है या जो भी रूल्स है आप सब हटा दीजिएगा और मेरा रूल्स अपने जीवन में सटा लीजिएगा। और वो जानते हैं क्या है? एक ट्रिक जो मेरा सबसे बड़ा रिसर्च है। जी हाँ, और वो कौन सा ट्रिक है जिस पे मैंने रिसर्च किया है? देखिए, मैं इंग्लिश के हर एक टॉपिक पे मैं रिसर्च करता हूं, इसीलिए मैं नाम रखा हूं रिसर्च इंग्लिश। इंग्लिश को रिसर्च करना ही मेरा काम है, इंग्लिश को रिसर्च करना ही मेरा काम है। और इसे इजी बनाने का मेरा संकल्प है कि हर एक बच्चे को मैं इंग्लिश को इजी बना के प्रूव करूंगा, साबित कर दूंगा कि इंग्लिश बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आपको वॉइस बनाने में जो टेंस, सेंटेंस और बहुत कुछ पहचानना पड़ता है वो सारा झंझट से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। केवल कहिएगा ना, ओ सोनू सर, ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए, ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए। अब जब आप ऐसे कहिएगा ना तो जवाब मिलेगा। आपके कॉपी पर वॉइस का क्वेश्चन बन चुका है, आप अब अपना कॉपी दिखाइए। ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए तो आप अपना कॉपी दिखाइए। बिना रूल्स, बिना टेंस, बिना स्ट्रक्चर पहचाने और ये सारा झंझट अपने जीवन से हटाइए और वॉइस को हंसते हंसते बनाइए। जी हाँ, ये मेरा ट्रिक है। मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा वॉइस जब पढ़ाऊंगा, देखिएगा इस ट्रिक पर पूरा वॉइस में खत्म करूंगा। एक के एक टाइप्स को मैं इसी ट्रिक पर खत्म कर दूंगा, टोटल वॉइस खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, वॉइस टॉपिक के समय आने दीजिए। फिलहाल सेंटेंस पढ़ लीजिए। देखिए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप किसे कहिएगा तो ध्यान में रखिएगा, जिससे लिविंग का बोध हो। लिविंग मतलब, कहने का मतलब सजीव का बोध हो। और डायरेक्ट किसे कहेंगे तो जिससे नॉन लिविंग का बोध हो, मतलब निर्जीव का। किसका? निर्जीव का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दाल को भात में और भात को दाल में कहते हैं कि सानी से मतलब है, मतलब सानी से है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप भूलने वाले में से हैं, हो सकता है कि आपको भूलने की आदत होगी। आपको क्या, पूरे संसार को भूलने की आदत है, और ना भुलाएगा तब पगलाने जाएगा जी। भुलाने का तो आदत होना ही चाहिए, लेकिन उस बात को नहीं भूलना चाहिए जो बात हमें नहीं भूलना चाहिए। हम लोग उसी बात को भूल जाते हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए, इसे नहीं भूलना चाहिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोग याद करेगा कि अच्छा, सजीव है तो इनडायरेक्ट, निर्जीव है तो डायरेक्ट। अगर आप लोग भूलते हैं तो मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एकदम जीवन भर याद रहेगा। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्या है कॉन्सेप्ट? आपको पता है डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब मरना, डाई मतलब मरना, है ना? डाई मतलब मरना। तो देखिए, तो आप बोलते हैं तो बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट मर गया। क्या है? डायरेक्ट मर गया। तो जो मर गया मतलब नॉन लिविंग हो गया, निर्जीव हो गया। तो जो मरा हुआ है वही क्या है? डायरेक्ट है। इन डाई मतलब अभी नहीं मरा है, अभी नहीं मरा है, अभी जीवित है। इनडाई है अर्थात इनडायरेक्ट है, मतलब जो जीवित है, सजीव है। अर्थात डायरेक्ट मर गया, डायरेक्ट। जो नहीं मरा इनडायरेक्ट। सजीव अर्थात सजीव को बोलेंगे इनडायरेक्ट और निर्जीव को बोलेंगे डायरेक्ट। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स।
इस बात को याद रखिएगा। तो सेंटेंस में आप लोग पढ़े कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इस तरह के बातों की मैं चर्चा कर लिया हूं। अब मैं आता हूं सीधा सेंटेंस के काइंड्स पर। जी हाँ, सेंटेंस के भेद पर। सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के मुख्यतः जो भेद हैं वो 5 भेद हैं। सेंटेंस के जो मुख्यतः जो भेद हैं वो कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। लेकिन इसी 5 भेद के अंतर्गत हम लोग करीब करीब 15 से 16 प्रकार के सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे आपको देखने में लग रहा होगा कि सेंटेंस के 5 भेद हैं, लेकिन जब पढ़ने लगिएगा सेंटेंस को तो आपको इसमें आपको 15 से 16 भेद आ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि भेद में भेद होगा। जैसे मान लीजिए कि राम बाबू के अगर बेटा हो गया तो उनका बेटा के बेटा होते ना जी, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस तरह से मान लीजिए कि राम बाबू के बेटा श्याम बाबू और श्याम बाबू के बेटा नहीं घनश्याम बाबू। आप कुछ जमाना गया जो आप सोच रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे, है ना, सही बात है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं। इधर देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भेद हैं, 5 भेद। अगर पार्ट्स के बारे में पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो याद रखिएगा देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 भेद हैं। देखिए पहला कौन है, पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस, इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप इसको बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसी का एक और नाम है असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, इसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, तो ये था आपका पहला भेद। पहला भेद जो है स्टेटमेंट सेंटेंस कहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, या आप इसे असर्टिव सेंटेंस कहिए। ये तीनों नाम एक ही का है। इस तरह से अगला जो है वह है क्वेश्चन सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस कह सकते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस, या फिर आप इसी को कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से तीसरा नंबर जो भेद है सेंटेंस का वह है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, और जो चौथा नंबर भेद है वो कौन सा है, तो वो है ऑप्टेटिव। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट नंबर जो भेद है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से सेंटेंस के टोटल 5 भेद हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस, या इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, और फिर जो है इसी का है तीनों रूप, मतलब तीनों नाम इसी का है। क्वेश्चन सेंटेंस कहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, इंपेरेटिव सेंटेंस, और फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और इस तरह से है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चलिए हम लोग बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं, और बहुत ही जल्द अध्ययन कर लेंगे कि ये पांचों सेंटेंस कौन कौन से हैं। ऐसे इसके और भी काइंड्स निकलेंगे, पर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। ज्यादा मैं डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा मैं अगर डीप में जाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। और मेरा बस एक ये उद्देश्य था कि आप लोगों को सेंटेंस के बारे में जानकारी दे दूं कि सेंटेंस क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, और किस सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। बस मेरा ये उद्देश्य था। और अगर मैं डीपली चलने लगा तो ये बहुत ही लॉन्ग जा सकती है, क्योंकि सेंटेंस आप सोच सकते हैं जो अंग्रेजी की सबसे बड़ी इकाई है वो क्या इतना छोटा सा वीडियो में आपका खत्म होने वाला है। जी नहीं, सेंटेंस अगर एक एक सेंटेंस को पढ़ने लगेंगे तो एक एक घंटा का एक एक वीडियो केवल एक सेंटेंस पर बनेगा। अगर मैं स्टेटमेंट की खाली बात करूं तो मैं स्टेटमेंट सेंटेंस पर 2 घंटे का वीडियो ला सकता हूं, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। बस केवल आप इतना याद कीजिए, बाकी मेरे ऑफलाइन क्लास में तो मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूं, लेकिन ऑनलाइन में ज्यादा मैं देने की कोशिश नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ज्यादा मैं देना चाहूंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने लगेगी, जो मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो बड़ा बन जाए। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट सेंटेंस सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं। स्टेटमेंट सेंटेंस, याद रखिएगा, अगर बात करें स्टेटमेंट सेंटेंस किसे कहते हैं, नाम से ही देखिए सिद्ध हो जाएगा, नाम से ही।
क्योंकि कथन कारक वाक्य स्टेटमेंट सेंटेंस, याद रखिए द सेंटेंस दैट statements is called स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, वैसा सेंटेंस जो कथन हो, वैसा सेंटेंस जो क्या हो, कथन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर बात की जाए तब बोलेंगे आई एम ए गुड बॉय, इस तरह से, या बोलेगा ही इज नॉट वर्किंग। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस है ये सब स्टेटमेंट असर्टिव के वाक्य हैं। याद रखिएगा असर्टिव के दो पार्ट होते हैं। असर्टिव कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। असर्टिव के दो पार्ट वो कौन कौन से हैं, तो पहला है जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव या इसी को बोलते हैं पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। और इस तरह से जो सेकेंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में भी ये अफर्मेटिव है, और ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव है लेकिन असर्टिव में क्या है, निगेटिव है। नोट पॉइंट में लिख लीजिए, एकदम नोट पॉइंट, असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ध्यान से लिख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस जब भी रहेगा तो देखिएगा शुरू में सब्जेक्ट रहेगा, शुरू में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, और देखिएगा अंत में फुल स्टॉप रहेगा। असर्टिव का आप कोई भी एग्जांपल उठाइए, असर्टिव सेंटेंस का आप कैसा भी सेंटेंस ले लीजिए, असर्टिव का दो पार्ट होता है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। चाहे तो आप अफर्मेटिव ले लीजिए या तो आप निगेटिव ले लीजिए, आप अफर्मेटिव लीजिए या निगेटिव लीजिए, जो भी लीजिएगा शुरू में ही आपका उसमें सब्जेक्ट दिखेगा और अंत में आपको फुल स्टॉप दिखेगा। ऐसा बनावट वाला अगर आपको सेंटेंस दिखता है जिसके शुरू में सब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप, आंख बंद करके दम कहिए कि सेंटेंस असर्टिव का है। सेंटेंस किसका है, असर्टिव का। अब असर्टिव में दो रूप न है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव, तो एकदम सिंपल है। जिससे सकारात्मक भाव रहेगा वो अफर्मेटिव रहेगा, जिससे नकारात्मक भाव रहेगा निगेटिव रहेगा। जिससे सकारात्मक भाव रहेगा वो क्या रहेगा, अफर्मेटिव, और जिससे नकारात्मक भाव रहेगा वो रहेगा निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, दोनों को थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे बोलेगा कि आई एम ए बॉय और ये कह देगा ही इज नॉट गोइंग, तो देखिए ये दोनों सेंटेंस की अगर मैं चर्चा करूं तो ये दोनों असर्टिव हैं। दोनों क्या हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं। कौन सेंटेंस है, असर्टिव। लेकिन स्पेशली मैं केवल इस सेंटेंस की बात करूं तो ये असर्टिव तो है, लेकिन ये असर्टिव में भी क्या है, तो अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव, या जिसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। इसी तरह से मैं इसकी अगर चर्चा करूं तो ये असर्टिव तो है, परंतु यह असर्टिव में भी क्या है, तो असर्टिव में यह है निगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस में याद रखिएगा जिससे स्टेटमेंट का बोध हो, आदेश, सलाह, अनुरोध, प्रश्न, ये सब का बोध नहीं हो, केवल एक कथन का बोध हो। मैंने सिंपली जो कथन जो इंसान जो बोलता है अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, उस तरह के बोध हो, मतलब या तो पॉजिटिव भाव से या तो नेगेटिव भाव से, उसे हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के होता है दो पार्ट, एक अफर्मेटिव होता है जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं, और एक होता है निगेटिव जिसे नकारात्मक सेंटेंस हम लोग कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो ये था असर्टिव की पहचान, और असर्टिव किसे कहते हैं ये हो गया। चलिए मैं बात करता हूं सेंटेंस के दूसरे नंबर भेद की, जो है आपका दूसरे नंबर पे इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए आपको नोट करके अफर्मेटिव, जो आप असर्टिव पढ़िएगा, असर्टिव में ही एक पढ़ना है एम्फैटिक सेंटेंस। जी हाँ, एम्फैटिक उसे बताया ना कि सेंटेंस अपने आप में समुद्र है।
अपने आप में समुद्र इसको संपूर्ण अध्ययन करने में आपको कुछ ज्यादा ही समय लग सकता है, लेकिन बिना सेंटेंस को पढ़े हुए आप अंग्रेजी में आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जो इतना पढ़ा रहा हूं इससे आपको जो है अंग्रेजी का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, 10% आपको दिक्कत होगी, जिसके लिए मैं आपको ऑफलाइन सहायता दे सकता हूं, या फिर अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए और वहां पे आप क्वेश्चन करिए, आपको एक एक प्रश्न का उत्तर मैं डायरेक्टली दूंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो पर मैं सारे बातों पर चर्चा करूंगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें सारे बात समझ में शायद ना आए, इसलिए मैं ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर सकता हूं। यहां पे ध्यान दीजिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, याद रखिएगा, द सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन is called a question और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, वैसे सेंटेंस जिससे प्रश्न का बोध हो, जिससे किसका बोध हो, प्रश्न का, अर्थात जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसे, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हैव यू ईटेन फूड, और इस तरह से कहते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो इस तरह के दोनों में क्या है, प्रश्न है। हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खाए हो, इस तरह से प्रश्न पूछे। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, प्रश्न हो गया। तो जिससे, वैसे सेंटेंस जिससे प्रश्न का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस बात को माइंड में आप याद रखिएगा। लेकिन अब इसकी मैं अगर काइंड्स की मैं चर्चा कर दूं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए असर्टिव के 2 पार्ट थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो वास्तव में इंट्रोगेटिव के 6 भेद हैं। वास्तव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 6 भेद हैं, समझे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वास्तव में 6 भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं 2 भेद का। और 2 भेद कौन कौन से भेद का अध्ययन करते हैं, तो पहला जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो यस नो इंट्रोगेटिव होता है, और दूसरा जो अध्ययन करते हैं वो WH हाउ, या जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से जो हम लोग अध्ययन करते हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, केवल ये 2 का अध्ययन करते हैं, लेकिन वास्तव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। अगर आपसे पूछे कि यस नो इंट्रोगेटिव क्या है, सिंपली कहिएगा वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जाए। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जाए वह यस नो होता है, और वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब एक या एक से अधिक वाक्य में, सेंटेंस में दिया जाए, उसे क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका यस नो है, ये क्या है, यस नो है, और ये जो है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अगर मैं पहचान की मैं बात करूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे पहचानूंगा, सिंपली याद रखिएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क अंत में केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। अगर क्वेश्चन मार्क है, आप कहिए कि इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव। और शुरू में या तो ऑक्सिलरी वर्ब रह सकता है या कोई क्वेश्चन वर्ब। अगर शुरुआत में ऑक्सिलरी वर्ब है और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो वह आपका यस नो रहेगा। क्या रहेगा, यस नो इंट्रोगेटिव रहेगा। अगर शुरू में कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो, वो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, प्रोनाउन में मैं पढ़ाया था, तो देखिएगा क्वेश्चन वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड या WH हाउ इंट्रोगेटिव है। चलिए, इस तरह से आप इसका पहचान याद रख सकते हैं, देख करके आप सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव को पहचान सकते हैं। तीसरा नंबर जो भेद है वो है इंपेरेटिव। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, द सेंटेंस that expresses an order, advice, request or command,
और commands etc is called imperative sentence। जी हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस याद रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, तो वैसे सेंटेंस जो किस भावना को व्यक्त करता है, तो जिससे आदेश, सलाह, अनुरोध का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कहते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, या कहते हैं प्लीज हेल्प, या कह देंगे टेक मेडिसिन, या कह देंगे हेल्प द पुअर, इस तरह से। तो जिससे देखिएगा आदेश, सलाह, अनुरोध का बोध होगा, वह इंपेरेटिव कहलाता है। नोट पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, जो कि हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, जिसकी चर्चा मैं पहले किया था। इसी में आता है इंपेरेटिव में केवल गो आ सकता है। तो इसमें याद रखिएगा ये सब क्या है, इंपेरेटिव, जिससे आदेश है, अनुरोध है, सलाह है, तो क्या है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का अपने में 3 भेद है, इंपेरेटिव ऑर्डर, इंपेरेटिव एडवाइस, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट। वर्ब के दृष्टिकोण से इसका 2 भेद है। कौन कौन? इंपेरेटिव ट्रांजिटिव, इंपेरेटिव इंट्रांजिटिव। और इसी तरह से अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो इंपेरेटिव के 2 भाग और होते हैं, इंपेरेटिव पॉजिटिव, इंपेरेटिव नेगेटिव। इस तरह से टोटल इंपेरेटिव सेंटेंस के 7 भेद हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के कितने भेद? 7 भेद। और मैं टोटल की चर्चा में करने वाला नहीं हूं, केवल आप लोगों को मैं बता दिया हूं कि इंपेरेटिव के 7 भेद और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के 6 भेद और असर्टिव के 3 भेद। इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर आपको इंपेरेटिव पहचानना हो कि इंपेरेटिव कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसका पहचान बहुत ही सिंपल है। आप लोग याद रखिएगा, जो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा तो शुरू में या तो प्लीज रहेगा, या उसमें शुरू में देखिएगा तो काइंडली रहेगा, या आपको नेवर रहेगा, या फिर आपको देखिएगा डोंट रहेगा। प्लीज, काइंडली, नेवर, डोंट, या कोई देखिएगा मेन वर्ब शुरू में रहेगा। कहां रहेगा? मेन वर्ब शुरू में। और जो अंत होगा तो अंत में फुल स्टॉप रहेगा। क्या रहेगा? फुल स्टॉप। ये पहचान है इंपेरेटिव का। सब्जेक्ट नहीं रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस में, इस बात को याद रखिएगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अगर शुरू में सब्जेक्ट और फुल स्टॉप है तो वह असर्टिव हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट नहीं है, फुल स्टॉप और ये सब वर्ड शुरू में आया है, मेन वर्ब का मतलब मेन वर्ब आएगा, ना कि मेन वर्ब लिखल आएगा। जैसे गो, कम, डांस, ब्रेक, ये सब होता है ना मेन वर्ब, ये सब आएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और चलिए मैं 4th नंबर काइंड की चर्चा करता हूं, जो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, तो याद रखिएगा द सेंटेंस दैट expresses the feeling of wish, pray, bless, curse, etc। जी हाँ, वैसे सेंटेंस जिससे इच्छा, कामना, प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप इत्यादि का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हम लोग कहते हैं लिव लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव की एक और पहचान है, ऑप्टेटिव में अगर जब ऑप्टेटिव रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब केवल में आता है। क्या आता है? में। क्योंकि जब आप मॉडल वर्ब पढ़िएगा, जब मैं आपको मॉडल वर्ब का यूज पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि में का प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए या श्राप देने के लिए किया जाता है। तो इच्छा कामना में देखिए आपको आ जाएगा, समझे? इस तरह से। और चलिए मैं लास्ट की मैं चर्चा जल्द से कर देता हूं, क्योंकि वीडियो लगभग लॉन्ग हो चुकी है और होने पर भी है। तो इसलिए 5वां नंबर जो भेद है वो कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस the strong feeling of exclamation is called
एक्सक्लामेशन और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेशन और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जी हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं व्हाट ए लवली पिक्चर। जी हाँ, इस तरह से। तो याद रखिएगा, वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जो एक मजबूत विस्मयादि बोधक को दर्शाए, मतलब कि अपने अंतरात्मा से आपको दुख, सुख, शोक, संताप, आश्चर्य, पश्चाताप, घृणा इत्यादि का बोध कराए, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे आप लोग कहते हैं ना व्हाट एन आइडिया, तो ये आपका एक्सक्लामेटरी है, समझे। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान है कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर रहेगा। क्या रहेगा? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहेगा। तो इस तरह से आज मैं इस वीडियो में चर्चा किया पूरे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, बताया कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस बताया कि सेंटेंस किसे कहते हैं। इससे पहले मैं ये चर्चा किया सेंटेंस आया कैसे, है ना, सेंटेंस कैसे आया इंग्लिश में, कैसे, आखिर किससे पहले क्या था। तो मैं इसका जन्म से लेकर के आपको आ रहा हूं, शुरुआती से आया कि सेंटेंस का निर्माण कैसे हुआ, है ना। ये सारे बातों को मैं चर्चा शुरू से लेकर के अंत तक के मैं किया हूं, और मैं बताया कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स थे और सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं इसके बारे में। और साथ ही आप लोगों को इसका पूर्ण जानकारी मैं जो हूं ऑफलाइन देते रहता हूं। और यदि और भी विशेष जानकारी आपको सेंटेंस में चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए और सवाल कीजिए, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए।